Hi guys, welcome to my channel. I hope you all are fit and fine. So, today we will talk about our last part of Hindu Marriage Act from section 23. So, let's start with the today's topic. सेक्शन 23 में बताया गया है डिक्री इन प्रोसीडिंग, जिसमें कहा है कि चाहे और ना चाहे जो रिस्पोंडेंट पार्टी है वो केस को डिफेंड कर रही है, कोर्ट फिर भी चेक और कंफर्म करेगा कि सर्टेन लीगल कंडीशंस को फुलफ़िल किया गया है रिलीफ ग्रांट करने से पहले। कोर्ट ये बात को श्योर करेगा जो पटिशनर है वो वैलिड ग्राउंड से राइट्स की मांग कर रहा है और वो लॉ को मिसयूज़ नहीं कर रहा है, ना ही कोई अनरॉन्ग बेनिफिट ले रहा है। इसकी एक एक्सेप्शन है कि कुछ केसेस लाइक चाइल्ड मैरिज, डिग्री ऑफ प्रोहिबिटरी रिलेशनशिप्स जो कि सेक्शन 5 के अंडर दिए गए हैं उस पर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। क्लॉज बी में बताया गया है कि अगर कोई एडल्ट्री के लिए डाइवोर्स सीक कर रहा है तो उसे ये प्रूफ करना होगा कि उसने एडल्ट्री में उसकी दूसरी पार्टी की हेल्प नहीं की है, उसे अलाउ नहीं किया है, उसको माफ़ नहीं किया है। अगर ग्राउंड है क्रूएलिटी का तो पटिशनर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसे माफ़ नहीं करेगा, तो ही वो रिलीफ सॉर्ट कर सकता है। अगर डाइवोर्स दोनों पार्टीज म्यूचुअल कंसेंट से मांग रही है तो कोर्ट को ये इंश्योर करना होगा कि दोनों ने कंसेंट फ्रीली दिया है, कोई फ्रॉड, फोर्स, मैनिपुलेशन नहीं हुई है। ये भी इंश्योर करना होगा जो पटिशन है वो कपल के बीच में कोई सीक्रेट एग्रीमेंट जिसका मीनिंग है कलूजन ऐसे नहीं हुई है, कोई फेक केस नहीं है। ये क्लॉज सेक्शन 11 जो कि वॉइड मैरिजेस की बात करता है उस पर अप्लाई नहीं करता। क्लॉज डी बात करता है कि केस में कोई भी अनरीजनेबल डिले नहीं होना चाहिए। लॉन्ग डिले विदाउट वैलिड रीज़न पटिशन को वीक कर सकता है। कोर्ट ये कंफर्म करेगा कि और कुछ भी नहीं है जो रिलीफ मांगने से पार्टीज को रोक सकता है। ओनली इफ ऑल द अबव कंडीशंस आर सेटिस्फाइड देन द कोर्ट कैन ग्रांट द डिक्री। सब सेक्शन 2 बोलता है कि डिक्री पास करने से पहले कोर्ट का काम है दोनों पार्टीज़ को रिकंसाइल करना, मतलब उन दोनों में मीडिएशन कराना। ये मैंडेटरी है अनलेस रिकंसिलेशन पॉसिबल ही नहीं है या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसकी एक एक्सेप्शन है कि रिकंसिलेशन की ड्यूटी अप्लाई नहीं होती है जब कोई सीरियस ग्राउंड्स हो लाइक वेनरल डिसीज, इंसैनिटी, रिनंसिएशन, नॉट हर्ड अलाइव फॉर 7 ईयर और कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन अंडर सेक्शन 13 क्लॉज 1। क्लॉज 3 बात करता है कि कोर्ट एक्टिवली ट्राई करेगा कपल्स को रिकंसाइल करने की इंस्टीड ऑफ ग्रांटिंग देम डिवोर्स और सेपरेशन इमिडिएटली। जो कोर्ट है वो केस को 15 डेज के लिए पॉज पे रखेगा अगर हस्बैंड एंड वाइफ एग्री करते हैं या कोर्ट थिंक करता है कि ये सही चीज़ है करने के लिए। जो कोर्ट है वो कपल को मीडिएटर या काउंसलर के पास सेंड करेगा। अगर कपल के पास कोई पर्सन है कि हाँ ये हमारी सुलह करा सकता है तो कोर्ट उन्हें रेफ़र कर सकता है, वरना कोर्ट खुद से भी कोई पर्सन अपॉइंट कर सकता है उनकी मीडिएशन कराने के लिए। एंड कोर्ट डिक्री पास करने से पहले जो मीडिएटर की रिपोर्ट है उसे सीरियसली कंसीडर करेगी। सेक्शन 23 बात करता है रिस्पोंडेंट को रिलीफ देने के लिए डिवोर्स एंड अदर प्रोसीडिंग्स के बीच में। इसमें कहा है कि अगर केस फाइल होता है फॉर डिवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन या रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। जो रिस्पोंडेंट है वो केस को डिफेंड कर सकता है कि पटिशनर का भी इसमें फॉल्ट है। बिसाइड्स जो केस डिफेंड करने के साथ साथ रिस्पोंडेंट है काउंटर क्लेम भी फाइल कर सकता है। फॉर एग्जांपल हस्बैंड ने डिवोर्स के लिए फ़ाइल किया है तो वाइफ ना तो सिर्फ डिवोर्स को डिफेंड कर सकती है कि नहीं डिवोर्स नहीं होना चाहिए, बल्कि वो काउंटर क्लेम भी फाइल कर सकती है कि इसने मेरे साथ क्रूएलिटी की थी, इसने एडल्ट्री की थी,
इफ़ रिस्पोंडेंट ने ये प्रूफ कर दिया कि पटिशनर भी गिल्टी है मिसकंडक्ट का, तो कोर्ट उन्हें रिलीफ ग्रांट करेगी, उन्हें मतलब रिस्पोंडेंट को। सेक्शन 24 बात करता है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग। इसका मीनिंग है मेंटेनेंस देना दूसरी पार्टी को ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ओनली। इसमें कोर्ट उस पार्टी की हेल्प करेगी जिसके पास सफिशिएंट इनकम नहीं है। इसमें बताया गया है अगर कोई भी स्पाउस हस्बैंड और वाइफ, अब इसमें इस बात का ध्यान रखें कि मेंटेनेंस कोई भी मांग सकता है, वाइफ भी मांग सकती है, हस्बैंड भी मांग सकता है। अगर किसी के पास लो इनकम है, वो अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकता या लीगल एक्सपेंस के लिए पे नहीं कर सकता, तो कोर्ट उनकी हेल्प करेगी। जो फाइनेंशियली वीकर स्पाउस है वो कोर्ट में अप्लाई कर सकता है, एंड जो कोर्ट है वो दूसरे स्पाउस को ऑर्डर दे सकती है कि आप इन्हें पे करो। जो ऑर्डर है वो पटिशनर एंड रिस्पोंडेंट की इनकम के बेस पर होगा। प्रोवाइज़ो में ये दिया गया है कि जो एक्सपेंसेस है उसकी पेमेंट आपको नोटिस इशू होने के 60 डेज़ के बीच में देनी होगी। सेक्शन 25 बात करता है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। इसमें कहा गया है कि कोर्ट के पास पावर है परमानेंट मेंटेनेंस ग्रांट करने की, जब वो डिक्री दे रहे हैं या बाद में भी दे सकते हैं अगर आइदर हस्बैंड और वाइफ रिक्वेस्ट करते हैं कोर्ट को। आइदर हस्बैंड और वाइफ अप्लाई कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए, जैसे कि पहले हमने पढ़ा था। कोर्ट कैन ऑर्डर अदर पार्टी टू पे दैम लमसम, जो कि वन टाइम पेमेंट होती है या मंथली पेमेंट करे उन्हें सपोर्ट करने के लिए। जो मेंटेनेंस है वो डिसाइड होगा ऑन बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ बोथ पार्टीज, और जो अमाउंट है वो लाइफ टाइम से ज़्यादा पे नहीं होगी और सिर्फ उस स्पाउस को ही मिलेगी, ना कि आगे उसके बच्चों को। कोर्ट बिहेवियर और कंडक्ट ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ को भी कंसीडर करेगी और भी अदर रेलेवेंट सर्कमस्टांसिस को भी कंसीडर करेगी। अगर नीड होगी तो कोर्ट ये भी इंश्योर करेगी कि जो पेमेंट है वो दूसरी पार्टी की इमूवेबल प्रॉपर्टी को ध्यान में रखकर डिसाइड होगी। अगर फाइनेंशियल और पर्सनल सिचुएशन स्पाउसेस की चेंज हो गई है ऑर्डर के बाद, तो कोर्ट मेंटेनेंस को रिवाइज भी कर सकती है। जैसे कि दूसरी पार्टी की इनकम ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है तो वो मेंटेनेंस की अमाउंट कम कर सकती है। अगर दूसरी पार्टी की इनकम कम हो गई है तो वो मेंटेनेंस की अमाउंट ज़्यादा भी कर सकती है। अगर जो पर्सन मेंटेनेंस ले रहा है वो रीमैरिज करता है, मतलब दोबारा से शादी करता है, तो उसका मेंटेनेंस कैंसिल और चेंज भी हो सकता है। अगर कोई हस्बैंड मेंटेनेंस ले रहा है लेकिन उसने किसी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स किया है, तो जो कोर्ट है वो ऑर्डर को कैंसिल या चेंज कर सकती है। ऑर्डर कैंसिल या चेंज कोर्ट खुद से भी कर सकती है या दूसरे स्पाउस की रिक्वेस्ट पे भी कर सकती है। सेक्शन 26 बात करता है कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन। जो कोर्ट है वो टेम्परेरी या फाइनल ऑर्डर चिल्ड्रन के रिगार्डिंग पास कर सकता है, दिस इंक्लूड ड्यूरिंग द केस एंड इन द फाइनल डिसीजन। कोर्ट कैन डिसाइड अबाउट द कस्टडी, मेंटेनेंस, एजुकेशन। ये डिसाइड करने में वो चाइल्ड की विशेस को भी अपने ध्यान में रखेंगे या जहाँ पॉसिबल होगा। फाइनल डिसीजन होने के बाद भी कोर्ट अपने ऑर्डर्स को रिवाइज या न्यू ऑर्डर दे सकती है चाइल्ड वेलफेयर के लिए या पेरेंट्स की पिटीशन के लिए। अगर केस एंड भी हो गया तो भी कोर्ट उनके केसेस डिसाइड कर सकती है जैसे कि उनका केस चल रहा हो। प्रोवाइज़ो में दिया गया है कि जो मेंटेनेंस है वो नोटिस के 60 डेज़ के बीच में देना होगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 27 की, जो कि बात करता है डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें बताया गया है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो कि मैरिज के टाइम दी गई थी उसको पार्टीज के बीच में कैसे बांटा जाएगा।
अगर कोई प्रॉपर्टी है वो जॉइंटली ओन की गई है हस्बैंड एंड वाइफ के द्वारा, तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसे कैसे डिवाइड करना है पार्टीज के बीच में। द डिसीजन इज इंक्लूडेड इन फाइनल ऑर्डर और डिक्री। अब हम बात करते हैं सेक्शन 28, जो कि बात करता है अपील फ्रॉम डिक्री एंड ऑर्डर्स। इसमें बताया गया है कि अगर कोई कोर्ट फाइनल डिसीजन देता है तो उसे अपील के द्वारा चैलेंज किया जा सकता है। जो अपील है वो नॉर्मल सिविल केसेस की तरह ही फाइल की जाएगी। जो अपील है वो हायर कोर्ट में फाइल की जाएगी, जैसे कि नॉर्मल सिविल मैटर्स में की जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर फैमिली कोर्ट में जजमेंट हुई है तो वो हाई कोर्ट में ही अपील फाइल की जाएगी। जो ऑर्डर्स है वो सेक्शन 25, 26 के रिलेटेड ही अपील होंगे, ओनली इफ़ जो फाइनल ऑर्डर्स होंगे। जो टेम्परेरी ऑर्डर्स होते हैं उन्हें हम अपील नहीं कर सकते इस सेक्शन के अंडर। जो अपील है वो एप्रोप्रिएट अपैलेट कोर्ट के अंडर ही होनी चाहिए एज़ पर नॉर्मल सिविल रूल्स। अगर कोई अपील फाइल करता है कि कोर्ट की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है तो वो अपील नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ जो मेजर ऑर्डर्स होते हैं उनके रिलेटेड ही अपील फाइल हो सकती है। जो अपील है वो ऑर्डर के 90 डेज़ के बीच में फाइल होनी चाहिए। सेक्शन 28 बात करता है इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर। जो भी ऑर्डर और डिक्री पास हुई है इस एक्ट के अंडर वो इन्फोर्स होगी लाइक रेगुलर सिविल कोर्ट ऑर्डर्स। सेक्शन 9 बात करता है सेविंग्स की। ये सेक्शन प्रोटेक्ट करता है जो एग्जिस्टिंग राइट्स, कस्टम एंड लीगल प्रोसीडिंग्स है इवन आफ्टर हिंदू मैरिज एक्ट केम इनटू इनफोर्स। इसमें बताया गया है कि हिंदू मैरिज जो कि 1955 से पहले हुई है वो स्टिल वैलिड होगी इवन इफ़ जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो सेम गोत्रास के है, मतलब एंसेस्ट्रल लाइन के है या वो डिफरेंट कास्ट बिलोंग करते हैं। गोत्रा, कास्ट और रिलीजन डिफरेंट वैलिड मैरिज को इनवैलिड नहीं कर सकते। अगर कोई कस्टम या ट्रेडिशन है जो राइट देता है हिंदू मैरिज को एंड करने की, वो आज भी वैलिड होगा। दिस अप्लाइज टू मैरिज बोथ बिफोर एंड आफ्टर 1955। जो कस्टमरी डिवोर्स है उसको भी प्रोटेक्शन इसी सेक्शन के अंडर मिली हुई है। अगर कोई डिवोर्स केस या एनलमेंट केस वो जो चल रहा है जो पहले से है एक्ट के इन्फोर्स होने से, वो कंटिन्यू होगा नॉर्मली एंड न्यू लॉ से अफेक्टेड नहीं होगा। सब सेक्शन 4 में ये बताया गया है कि जो मैरिजेस स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर हुई हैं वो इस लॉ के अंडर गवर्न नहीं होगी और हिंदू लॉ स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर इंटरफेयर नहीं करेगा। सेक्शन 30 है जो कि रिपील हो गया है 1960 के अमेंडमेंट एक्ट के अंडर, जिसका अब कोई भी लीगल इफ़ेक्ट नहीं है। सो गाइस, इस वीडियो के साथ हमारा हिंदू मैरिज एक्ट कंप्लीट होता है। To keep me motivated, please press the like button. I hope you understand this topic very well. Let's meet in next class. Till then, bye bye.